नमस्कार बच्चों, ये आपकी 10वीं की वर्कशीट है। आपके आरजी चैनल में हम आपको ये दिखा रहे हैं आज। तो ये आपके लिए बनाया गया है ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस में कुछ मिस कर जाते हो या कभी नहीं कर पाते नेट प्रॉब्लम की वजह से, आपके फ़ोन में मेमोरी नहीं है तो आपका डाटा सेव नहीं रहता, वीडियोज़ सेव नहीं रहते, या कभी आपके कोई वीडियोज़ मिस हो जाते हैं, फ़ोन चेंज हो जाता है, तो आप इसको तो ऑनलाइन कहीं भी कंप्यूटर से किसी भी डेस्कटॉप पे आप इस लिंक को देखिए या इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप कहीं भी इसको खोल के कभी भी किसी टाइम देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं जो आपकी चीज़ें किसी कारण से मिस हो गई या रह गई। तो आपका जब टॉपिक है, आज के टॉपिक पे आते हैं। ये वर्कशीट 32 है, वर्कशीट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक्चुअली ये सिलेबस ही है पूरा आपका। ये एनसीईआरटी की बुक का ही चैप्टर 3 है। अलग अलग वर्कशीट्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, अलग अलग डेट्स पे। तो ये चैप्टर 3 है जिसमें से कुछ चीज़ें इस बार हटाई गई हैं। हटाई हुई चीज़ें के लिए मैंने वीडियो बनाया है एक, सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं। पर ये जो चीज़ें हैं ये तो करने वाली हैं। हटाई गई चीज़ें सिलेबस में से 10th क्लास के पेपर में से हटाई गई हैं, वो पेपर में नहीं आएंगी। तो वो इस चैप्टर में से कुछ पीछे के टॉपिक हटाए गए हैं, हम बता देंगे। अभी हम मेन जो टॉपिक इसमें हैं वो करते हैं। तो तत्व आपने सुना होगा। तत्व जो है हिंदी में आपने 9th में सुना होगा। तत्व क्या होते हैं? जो प्योर हैं, जो बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है कोई भी चीज़, तो उसको तत्व के रूप में पाई जाती है। जो एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है नेचर में एज इट इज़। जैसे लोहा, जिसको हम बोलते हैं आयरन, इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, हिंदी में क्या बोलते हैं? लोहा। ये आपको मिल जाता है देखते ही आसपास नेचर में। इसका सिंबल है, इसका ये चिन्ह है, Fe का मतलब चिन्ह है। ये आपने सब 9th में पढ़ा हुआ है, फेरम। क्योंकि फेरम इसका ग्रीक में नाम है, फेरम, तो वहाँ से इसका चिन्ह ले लिया इंग्लिश से Fe। तो कई चीज़ों का यूनानी नाम से लिया गया है, ग्रीक नाम से उनका चिन्ह लिया गया है, कई एलिमेंट्स का, कई तत्वों का। एल्युमिनियम के कुकर बर्तन आप देखते हो आसपास। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर, उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, क्या वो गुण हैं उनके अंदर, उनके आधार पर उनको दो हिस्सों में बेसिकली बांट लिया हमने। अलग अलग तरह से बांट सकते हैं गुण धर्म के आधार पे। एक होते हैं रासायनिक, एक होते हैं भौतिक। भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर इनको दो में बांटा गया है, धातु और अधातु। ये आपने 8वीं में पढ़ा होगा चैप्टर, 8वीं क्लास में भी। तो बेसिकली आपको नॉलेज तो आगे आगे बढ़ती आती है, इसलिए आप हर स्टेप पे नॉलेज लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक ही दम से सारा कुछ सीखना चाहेंगे कि मैं पहले कुछ भी ना करूं और एक बार फिर 1-2 महीने में सब कुछ सीखूं, तो आपको फिर आधी चीज़ें समझ आएंगी, उनमें से भी आधी याद रहेंगी। तो आयरन, धातु कौन कौन से हैं जो हमारे आसपास मिलते हैं? वैसे भी धातु बहुत सारे धातु हैं, सिर्फ 22 अधातु हैं, बाकी सब धातु हैं। एल्युमिनियम, चांदी। चांदी का ये एयू का क्या मतलब है? एयू का मतलब है, क्योंकि इसका नाम भी ग्रीक से लिया गया है तो इसका सिंबल एयू पड़ गया। कॉपर, Cu, ये भी ग्रीक से, इसका ये सिंबल है, चिन्ह है ये इसका, ताकि हम पूरा ना लिखना पड़े, इसको हम चिन्ह में लिख देते हैं कई बार रिएक्शंस में जो अभिक्रियाएं लिखते हैं। अधातु के उदाहरण हाइड्रोजन। अब देखो, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। सल्फर क्या होता है? ठोस होता है। तो इस तरह से आप इनमें अब क्या फ़र्क है कि कौन धातु बना दिए, कुछ धातु मान लिए, कैसे मान लिए, क्यों इनको धातु धातु में हमने वर्गीकरण किया अलग अलग, तो उस पर हम आएंगे। उसमें हम पहले पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म जिनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, कोई रासायनिक बदलाव नहीं आता उनमें, उनकी रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती उन जो हमें भौतिक परिवर्तनों में। तो ये भौतिकी देखने में या उनकी कुछ चीज़ों में कौन से गुणधर्म है, रसायन से रिएक्शन करने से नहीं, अभिक्रिया नहीं कर रहे इसमें हम भौतिक रूप से उनको देख रहे हैं, उनमें क्या गुणधर्म हैं। एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। तो हम पहले देख रहे हैं भौतिक। धात्विक चमक। धात्विक मतलब धातु, धातु वाली चमक, चमकते हैं वो धातु। धातु जो होते हैं उनकी सतह जो चमकदार होती है। आप लोहा देखें, पेंट जो आप करते हो, दरवाज़ों पे करवाते हो, लकड़ी के दरवाज़ों पे, लोहे के दरवाज़ों पे, वो क्या है? वो धातु है, मेटेलिक पेंट है। आपकी गाड़ी के ऊपर पेंट किया हुआ है, गाड़ी मेटल से बनी हुई है, प्लास्टिक पे भी पेंट कर देते हैं ताकि वो चमक आती है उसमें। तो धातुओं में एक चमक होती है, जबकि अधातुएँ चमकीली नहीं होती। अधातु जैसे आपने देखिए, आप लकड़ी, आप अधातु और भी बहुत सारे अधातु देख सकते हैं। ज़्यादातर तो गैस ही हैं जो दिखते नहीं हैं, जो दिखते हैं वो भी उनमें चमक नहीं होती।
वो चमकीली नहीं होती। जैसे लकड़ी की कुर्सी पे हम पेंट कराते हैं, अगर लकड़ी का ऐसे रख देंगे वो चमक थोड़ी है, पेंट में चमक आती है। अपवाद क्या होता है इसमें, जो उनसे अलग है तो अधातु लेकिन वो चमकीला है, जबकि अधातु सारे कोई भी चमकीला नहीं होता। पर उनमें से एक अपवाद है जिसको आप याद करेंगे, क्योंकि पेपर में आता है, एक अधातु का नाम लिखें, या कभी भी पूछ सकते हैं कहीं भी, 10th खाली में 10वीं की बात नहीं कर रहा, पूरी ज़िंदगी में आप कभी कंपटीशन देते ही रहते हो, आपको आगे बढ़ना है तो कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं। जनरल नॉलेज में भी आपसे पूछा जा सकता है, आप कौन बनेगा करोड़पति में चले जाते हो कभी, तो वहाँ भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये जनरल नॉलेज है जो आपको करोड़पति बना सकती है। तो आयोडीन ऐसा एक अधातु है जिसमें चमक होती है, जबकि बाकी किसी भी अधातुएं चमकीली नहीं होती। सिर्फ आयोडीन आपको याद रखना है, ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है। तो ये आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, अपना नोट्स बना लेंगे। तो कठोरता मतलब, कठोर मतलब सख्त होती हैं वो चीज़ें, जल्दी से टूटती नहीं है। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, आप देखते हो बर्तन एल्युमिनियम के लोहे के होते हैं, आपने देखा तांबे के बर्तन, तो वो टूटेंगे नहीं जल्दी से, वो सख्त होते हैं, बहुत कठोर होते हैं धातु। लेकिन इसमें भी एक अपवाद हैं, तीन धातु ऐसे हैं जो चाकू से भी काट सकते हैं उसको, इतने नरम है कि चाकू से भी काट सकते हैं। जैसे मक्खन पनीर को काटते हैं हम चाकू से, इतना ईजिली इसको काट सकते हैं। बाकी सख्त होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ अपने कुकर जो है एल्युमिनियम का, उसको चाकू से काट दो, कट जाएगा? नहीं, क्योंकि वो धातु है। धातु सख्त होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन तीन धातु ऐसे हैं, तीन धातु आपके सोडियम, या आपको याद रखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 2-3 बार बोल लो, मुलायम होते हैं ये ईजिली चाकू से इनको काटा जाता है। पेपर में बहुत बार पूछ सकते हैं कि 2 या 3 धातुओं के नाम बताएं, या एक धातु का नाम बताएं जो चाकू से काटे जा सकते हैं। तो वो हैं, क्योंकि वो मुलायम है, या मुलायम है वो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। क्योंकि ये अलग से हैं, जो अलग सी चीज़ें हैं उन्हीं को तो याद रखा जाता है। अधातु ज़्यादातर तो गैसीय है, तो कठोरता को मतलब ही नहीं है। अगर ठोस भी हैं तो कठोर नहीं होते। सिर्फ इसमें एक अपवाद है, ये भी याद रखना है। ऐसा अधातु जो कठोर है, कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन के कई जो पदार्थ होते हैं अलग अलग रूप में मिलते हैं, उनके रासायनिक गुण वही हैं, क्योंकि कार्बन ही है दोनों में। लेकिन कार्बन के 2, जैसे हम पढ़ेंगे अभी 3 पढ़ेंगे आगे, 2 आपने पढ़े हुए हैं पहले कार्बन पे, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा सबसे सख्त सब्सटेंस पाया जाता है, बहुत सख्त पदार्थ है। हीरे को हीरा काट सकता है, हम पढ़ते हैं, और किसी चीज़ से हीरे को नहीं काट सकते। तो हीरा एक सख्त, बहुत सख्त है, जबकि वो अधातु से बना हुआ है, कार्बन से। तो ये एक अपवाद है, जबकि धातुएं जो होती हैं वो सख्त नहीं होती, कठोर नहीं होती। सबसे कठोरतम जो पदार्थ पाया जाता है वो अधातु से बना है, कार्बन से। तो ये एक अपवाद है, अलग है उसमें से। रूप, धातुएं कैसी होती हैं, रूप या स्टेट उनकी, रूप नहीं एक्चुअली अवस्था है, इसमें आएगा। अवस्था जो उनकी है, अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो धातुएं ज़्यादातर ठोस होती हैं। आपने जो भी आपको एग्जांपल दिए, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, सारे ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं? पिघला तो सकते हैं उनको, लेकिन ठोस हम देखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो हमने कमरे में जैसे ताप है, नॉर्मल तापमान पे वो क्या है, क्या होती हैं, ठोस होती हैं। एक उसमें अपवाद है, ये याद रखना ज़रूरी है, कई बार आता है। एक ऐसे धातु का नाम रखें, बताएं जो द्रव है। द्रव ऐसे लोहे को पिघला सकते हैं, लेकिन द्रव रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो द्रव है, वो है मरकरी। याद रखना, ये पारा, हिंदी में पारा, इंग्लिश में मरकरी बोल सकते हैं। अधातुएं या तो ठोस होंगी या गैस होंगी। जैसे हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी अधातुएं, ये गैस हैं। सल्फर ठोस है। लेकिन उनमें से सिर्फ एक है तरल में, धातु भी एक ही तरल है जो तरल है, द्रव है, और अधातु भी एक ही है जो तरल है, वो है अधातु ब्रोमीन। और धातु जो है वो है मरकरी और पारा, ये द्रव है। जबकि बाकी सारे धातु ठोस होते हैं, और अधातुएं ठोस या गैस होती हैं। ये उनकी अवस्था है, भौतिक अवस्था। आघात वर्ध्यता, इस वर्ड को आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप सिंपल इसको याद करना, रट्टा लगाना पड़ता है। लेकिन आप उसको 2 हिस्सों में बांटो। आघात मतलब चोट, वर्ध्यता मतलब बढ़ना। वर्ध्यता संस्कृत का वर्ड है बढ़ना, वर्ध मतलब बढ़ना, आघात मतलब चोट। तो इनको अगर पीटते हैं हम, धातुओं को पीटना मतलब इनके ऊपर हम थोड़े से मार करते हैं तो ये फैल जाती हैं बड़ी बड़ी चद्दरों, पतली पतली चद्दरों के रूप में। कैसे आपने एल्युमिनियम फॉयल देखी होंगी, जिसमें रोटी लपेट के लाते हैं लोग, खाना लपेटते हैं,
और भी चीज़ें जब पैक करते हैं, एल्युमिनियम की फॉयल देखी है आपने, चांदी की फॉयल देखी हैं, पिछले साल रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पड़ा, उसमें सोने की पतली पतली चादरें बन जाती हैं। तो सोने चांद इन धातुओं को हम पतली पतली चादरों में बना सकते हैं। इसको बोलते हैं आघातवर्धनता। जब पीटने पे वो फैल जाती हैं, बढ़ती हैं। पतली कैसे होंगी? जब फैलती जाएंगी तो पतली होती जाएंगी। ऐसे ही पर अधातुएं आघातवर्धिता नहीं है। अधातु को अगर मारोगे लकड़ी पे, अगर थोड़ा मारोगे लकड़ी टूट जाएगी, फैल नहीं जाएगी। तन्यता, तन्यता क्या होती है? तार बनाना। त तन्न त तार, ये रखना। त से तार, त से तन्य। तन्य मतलब तार की अगर पूछ ले तन्यता क्या होती है, धातुओं को हम खींचकर लंबी लंबी तारें, पतली पतली लंबी तारें बना सकते हैं, उसको हम तन्यता बोलते हैं। तो धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, इसको हम बोलते हैं तन्यता। धातुएं पतली तारें बन सकती हैं। अधातुओं में तन्यता नहीं होती। आपने लोहे की तारें देखी हैं, एल्युमिनियम की देखी हैं, तांबे की देखी हैं, लेकिन लकड़ी की तारें इतनी नहीं होती, बन नहीं सकती। लकड़ी को खींच के तार नहीं बनेगी, वो टूट जाएगी, तो ये तन्य नहीं होती। ये सब भौतिक गुण है। विद्युत व ऊष्मा के चालक, इसके लिए एक ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। हमने यहाँ पे एक बैटरी मतलब सेल ले लिया, यहाँ बल्ब है, बल्ब को जोड़ा हुआ है इसमें। ये जो अंदर लगी हैं चिमटियाँ, ये भी धातु की हैं, कॉपर की। यहाँ भी ये चिमटियाँ हमने यहाँ खाली जगह छोड़ दी 2 चिमटियों के बीच में। तो जब तक ये जुड़ेंगी नहीं तब तक इनमें कोई वो नहीं होगा, बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि सेल से बल्ब तो जल जाएगा, उससे ऊर्जा वो आएगी, करंट आपने पहले पढ़ा है। लेकिन करंट पास तब होगा जब उसके बीच में आप कोई लगाएंगे वो वाली चीज़ जो चालक होगी, जिसमें से चल सकता है, करंट जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे लकड़ी लगाएंगे तो देखेंगे आप अलग अलग चीज़ें लगा के, अगर बल्ब जलता है तो वो चालक है, जिसमें बल्ब नहीं जलता वो क्या है? वो कुचालक है। तो सुचालक और कुचालक हम इससे पता लगा सकते हैं। तो आप जब धातुओं को देखोगे तो वो मैक्सिमम क्या मिलेंगी? सुचालक। ऊष्मा की सुचालक मतलब गर्मी। जैसे आप घर में चम्मच अगर रख देते हो गैस के ऊपर, जब सब्ज़ी गर्म हो रही है उसमें आपने चम्मच रख दिया, जब आप तवा ही देखो, आप जिसमें रोटी पकाते हो, तो तवा पूरा गर्म हो जाता है। अगर तवे पे हत्था ना हो लकड़ी का या प्लास्टिक का, तो आप उसको उठा नहीं सकते, क्योंकि वो आपने उसका हत्था तो नहीं रखा, लेकिन हत्था भी गर्म हो जाता है, जलने लगता है। तो वो ऊष्मा का सुचालक है, क्योंकि कुकर है आपका पूरा गर्म हो जाता है, इसलिए उसमें प्लास्टिक का हत्था लगा होता है ताकि उसको उठा सकें। तो उसको बोलते हैं सुचालक, जो जले नहीं, एक जगह से गर्म करते हैं तो पूरा गर्म हो जाए। इसमें अपवाद है शीशा और मरकरी। ये याद रखना, शीशा और मरकरी जो हैं वो विद्युत के कुचालक हैं, सुचालक नहीं हैं। ऐसी सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। उनमें से ऊष्मा नहीं पार करती, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, आपने देखे ये अधातुओं से बने हुए हैं। इसमें एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है आपका? अगर आप सेल जो है आपके सेल आप यूज़ करते हो, उसके अंदर रेडियो के अंदर या किसी चीज़ों में, जो आप बैटरी में टॉर्च में सेल डालते हो, अगर सेल को तोड़ के देखोगे आप, उसके अंदर एक पेंसिल दिखेगी। वो सेल तोड़ना जो काम का नहीं रहा, ख़राब हो गया है, तो उसमें आपको एक पेंसिल टाइप काला सब्सटेंस दिखेगा, वो ग्रेफाइट है। जो आपकी पेंसिल जो है, पेंसिल भी आपकी ग्रेफाइट की बनी हुई है। पेंसिल के अंदर जो जिससे सिक्के से लिखते हैं वो सिक्का ग्रेफाइट का है। पेंसिल को भी अगर दोनों तरफ से छील दोगे तो उसमें से विद्युत का चालन होने लग जाएगा। वो आप इससे करके ले सकते हो, घर में बना सकते हो सेटअप, छोटा सा बल्ब लेके, बैटरी लेके बना सकते हो। तो ये इस ध्यान रखना कि एक अधातु का नाम बताओ जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, वो है ग्रेफाइट। बाकी सब कुचालक होती हैं। ऐसी धातुओं में सारे सुचालक होते हैं ऊष्मा और विद्युत के, सिर्फ शीशा और मरकरी हैं जो कुचालक हैं, जो सुचालक नहीं हैं। घनत्व, ज़्यादातर धातुएं भारी होती हैं। भारी का मतलब कम जगह में ज़्यादा भार होता है उनके। जैसे लोहे का बाट देख लो आप, 5 किलो 10 किलो लोहों का बट्टा देखो आप, छोटा सा उसमें आता है बाट। तो वो हैवी होते हैं मेटल्स, उनकी घनत्व ज़्यादा होता है धातुओं का। जबकि गलनांक भी इनका ज़्यादा होता है, जल्दी से पिघलते नहीं हैं। बहुत हाई, लोहे को पिघलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, उससे भी ज़्यादा हाई चाहिए अलग अलग मेटल्स को, कईयों को, धातुओं को। मैं इसमें बीच में इंग्लिश में बोल देता हूँ कोई और वर्ड, तो आप इंग्लिश में भी, कोई आपकी इंग्लिश अछूती चीज़ नहीं है हमारे लिए, तो आप उसको भी बोल सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ें आप हर एक मीडियम में आप जितनी लैंग्वेज सीख सको उतना अच्छा है। इसमें भी सोडियम और पोटाशियम जो पीछे आपने पढ़े थे, चाकू से काटे जा सकते हैं, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम। तो यहाँ भी गलनांक जो है सोडियम और पोटाशियम का बहुत कम है, ये बाहर निकलते ही पिघल जाते हैं और हल्के भी हैं, घनत्व भी इनका कम है। जबकि अधातुएं का घनत्व भी कम होता है, हल्की होती हैं अधातुएं। आप लोहे का दरवाज़ा, लकड़ी का दरवाज़ा उठा के देखो,
सेम जगह पे लोहे का दरवाज़ा भारी होगा और लकड़ी का हल्का होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अधातुओं का घनत्व कम होता है और धातुओं का घनत्व ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर तो अधातु जो है गैस हैं, तो उनका गलनांक अपने आप ही कम होगा। गलनांक तो तब होता है जब ठोस से लिक्विड बने। ध्वनिक क्या होता है? ध्वनि से मतलब साउंड, आवाज़। जब आप मेटल को, धातु को पीटते हो, आप किसी थाली को चम्मच से मारो, आप घर पे देखो कि आपकी बेल है जो उसके अंदर लोहे की लगे हुए हैं चीज़ें। जो स्कूल में बेल बजती है वो लोहे की होती है या किसी और धातु की होगी। जो मंदिरों में घंटियाँ लगती हैं वो भी धातु की बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं में से जब धातुओं को टकराते हैं किसी चीज़ से, तो उनमें से एक बेल जैसी एक ध्वनि आती है, इसलिए उनको ध्वनिक बोलते हैं। पर अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। आपने लकड़ी की बेल नहीं देखी होगी कि मंदिरों में घंटी लकड़ी की नहीं बनती, क्योंकि लकड़ी की आवाज़ गूंजती नहीं है, तो वो अध्वनिक होती हैं। तो ये आप समझ गए हो, धातुएं ध्वनिक होती हैं। ये इनके अंतर थे मेन। दोबारा देखें, धात्विक चमक होती है धातु में, अधातु में नहीं होती, आयोडीन में। जबकि अधातु ऐसी है जो चमकीली है। कठोरता, धातुएं ज़्यादातर कठोर होती हैं, सिर्फ 3 को छोड़ के, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। ऐसे ही अधातु कठोर नहीं होते, नरम होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, जो है कार्बन का अपरूप हीरा। अवस्था, रूपनीय अवस्था आएगा। कमरे के ताप पर धातु जो हैं वो क्या हैं? ठोस होते हैं। एक ही धातु है जो तरल है या द्रव है, वो है मरकरी या पारा। अधातुएं या तो गैस होंगे या ठोस होंगे। एक ही अधातु है जो तरल है, वो है ब्रोमीन। ऐसे ही आघात वर्धता धातु, ज़्यादातर उनको पीटने पे हम चद्दरों में बदल सकते हैं, जबकि अधातुओं को नहीं बदल सकते। तन्यता धातुओं को खींच के तारें बना सकती हैं, अधातुओं को नहीं बना सकते। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक, ज़्यादातर धातु विद्युत और ऊष्मा उसमें से पार हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो वो चालक हैं। सिर्फ उसमें 2 को छोड़ के, शीशा और मरकरी। जबकि अधातुएं जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, जो कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट। घनत्व इनका ज़्यादा होता है, धातुओं का भारी होती हैं। गलनांक भी इनका कम होता है, ज़्यादा होता है, पिघलती नहीं जल्दी से। सिर्फ 2 को छोड़ के, सोडियम और पोटाशियम, जो हल्की भी हैं और हवा में रखने पे जली जाएंगी। पिघलना तो अलग बात है, गलनांक तो अलग बात है। अधातुएं जो होती हैं वो, उनका घनत्व भी कम होता है और उनका गलनांक भी कम होता है। धातुएं ध्वनिक होती हैं, उनमें से मारने पर एक बेल जैसी आवाज़ आती है। धातुओं में ऐसी आवाज़ नहीं आती है, अधातुओं में ऐसी आवाज़ नहीं आती है। फिर आपके पास आती है क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक क्रिया में अभी हम इसमें 2 पढ़ेंगे। एक तो वायु के साथ। वायु में आपको पता है क्या है मेन, जिससे रिएक्शन करेंगे? ऑक्सीजन, जो जलने में काम आती है। तो उसी के साथ अगर धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे धातुओं के हम एग्जाम्पल लें, कॉपर। तांबे पे आपने देखा होगा रंग चढ़ जाता है, काला हो जाता है तांबा। तो तांबे, कॉपर मतलब तांबा, Cu कॉपर सिंबल है, उसका चिन्ह है। तांबा जब हवा से रिएक्ट करता है, हवा में किससे? ऑक्सीजन से, तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, बोलते हैं इसको। तांबा अपना ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड धातु है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहे हैं? धातु ऑक्साइड। एल्युमिनियम, आपने देखा होगा कुकर की चमक थोड़े दिन में फीकी पड़ जाती है, डल हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। हवा से, जब हवा में ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ या हवा के साथ क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाती हैं। इसमें भी कई तेज़ी से करती हैं, कई धीरे से। सोडियम और पोटाशियम, Na और K का मतलब है, Na मतलब सोडियम, क्योंकि इसका ग्रीक में नाम था नेट्रियम, आपने 9th में देखा होगा। ग्रीक में नेट्रियम नाम है तो उससे Na लिया है। ऐसे ही पोटाशियम का ग्रीक में कैलियम नाम है तो उससे हमने K ले लिया। पोटाशियम वैसे P से शुरू होता है, लेकिन ग्रीक नाम से लिया गया है। सोडियम S से शुरू होता है। तो ये आपको पता है, ये सिंबल सोडियम पोटाशियम का आपको याद होना चाहिए। ये एकदम से आग पकड़ लेते हैं, इनको हवा में रख दोगे तो जल जाएंगे, इतने तेज़ जलते हैं ये ऑक्सीजन के साथ। तो इसको रोकने के लिए कि ये जल ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन से धातु हैं जो कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखे जाते हैं? कैरोसिन मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं सोडियम और पोटाशियम को। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनको वायु में रखने पर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के आग पकड़ लेते हैं, जल्दी से जल जाती हैं। इतनी ऊर्जा निकलती है कि इनमें आग लग जाती है। तो इनको उससे बचाने के लिए हम रखते हैं कैरोसिन ऑयल में। अब कैरोसिन ऑयल में रखने से ये आग से कैसे बच जाएंगे, वो आप ध्यान रखेंगे, आप लिखेंगे कमेंट में थोड़ा सोच के। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Pb का मतलब है लेड, ये सारे वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं, इतनी तेज़ नहीं करते जैसे सोडियम और पोटाशियम, जो रखते ही जल जाएंगे। इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ये जलते नहीं है, इनके ऊपर परत चढ़ जाती है जो इनकी सरफेस है। जैसे अगर ये एल्युमिनियम का कुकर हम ले लें
एल्युमिनियम की कोई चीज़ ले लें, बर्तन ले लें, एल्युमिनियम के ये इसके ऊपर जो है ऊपरी हिस्से पे यहाँ परत चढ़ जाएगी एल्युमिनियम ऑक्साइड की। ऐसे ही अगर हम लेंगे मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो इन पे परत चढ़ जाती है। आयरन जो लोहा है वो वायु में गर्म करने पर जलता नहीं है, आपको पता है लोहा पिघल जाएगा, जलता थोड़ी है। लेकिन अगर लोहे का चूरा बना लें, इसका चूरन बना लें लोहे को, तो वो चूरन आग में डालेंगे तो तेज़ी से जलेगा। कॉपर भी जलता नहीं है, लेकिन उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है ऑक्साइड की। कॉपर, तांबा, चांदी और सोना जो है वो रिएक्शन नहीं करते, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि वो अक्रिय धातु हैं। जल के साथ अभिक्रिया, जल का फॉर्मूला H2O आपको पता होना चाहिए। तो H2O के साथ जब कोई भी धातु, मान लो हम एल्युमिनियम ले रहे हैं, एल्युमिनियम को रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो बनेगा एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्लस उसमें से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये H2O जो है इसमें से ऑक्सीजन इसके साथ चलेगी और H2 गैस बाहर निकाल देती है धातु। लेकिन इनमें भी क्रिया अलग अलग है। कोई तो एकदम से अगर पानी में डाल देंगे तो पानी में आग लग जाएगी, इतनी तेज़ क्रिया करेगा कि इतनी ऊर्जा निकलेगी। जैसे सोडियम पोटाशियम हमने पीछे पढ़े थे, इसमें ठंडे जल में ही ये जल जाते हैं। सोडियम पोटाशियम जल जाते हैं। कैल्शियम भी ठंडे जल से क्रिया कर लेता है, बहुत तेज़ क्रिया करते हैं, क्योंकि इनको ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। ठंडे पानी से भी ये क्रिया कर जाएंगे। ठंडा पानी मतलब बर्फ़ का पानी नहीं, जो ठंडा पानी नॉर्मल है, बर्फ़ के पानी में भी डल सकते हैं, पर ठंडा पानी नॉर्मल जो पानी हम लेते हैं जिसको गर्म नहीं किया गया। मैग्नीशियम को अगर क्रिया करानी है पानी के साथ तो पानी को गर्म करना पड़ेगा, गर्म पानी के साथ। उससे भी कम क्रियाशील हैं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। लोहा, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, ये जो है भाप के साथ क्रिया करते हैं, मतलब पानी को भाप बनाना पड़ेगा तब उसके साथ क्रिया करेंगे। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आप याद रखोगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब पानी में क्रिया कराते हैं, जैसे पानी में हमने कैल्शियम और ये पानी का बीकर लिया, इसमें कैल्शियम डाल दिया, तो कैल्शियम जो है वो क्रिया करते हुए यहाँ सरफेस पे आके तैरने लगता है, हल्का हो जाता है, और इसके ऊपर पानी में वही तैरता है जो हल्का होती है चीज़ पानी से, तो ऊपर तैरने लग जाता है वो। जबकि वैसे धातु भारी हैं, पर जब वो क्रिया करता है तो वो पानी के ऊपर तैरता है। कौन? कैल्शियम और मैग्नीशियम। जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते वो हैं लेड, शीशा जिसको बोलते हैं हिंदी में, कॉपर, तांबा, गोल्ड और सिल्वर। जो गोल्ड और सिल्वर तो यहाँ भी क्रिया नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे लेड करता था, कॉपर करता था, और ये जल से अभिक्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका रीज़न आप उसमें देखेंगे, अभी आप आगे पढ़ेंगे धातुओं की अभिक्रियाशीलता सारणी या क्रियाशीलता सारणी, तो उसमें देखेंगे जो कॉपर है ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, तो ये क्रिया नहीं करता पानी के साथ। अब ये तेज़ क्रिया करते हैं। सोडियम जब पानी के साथ पानी में डालेंगे उसमें आग लग जाती है, और सोडियम से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो ऊपर आपको दिखाई गई है, क्रिया भी दिखेंगे। ऊष्मा जो है, गर्मी इतनी निकलती है कि आग लग जाएगी। मैग्नीशियम आपको पता है गर्म पानी के साथ क्रिया करेगा, तो वो भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एल्युमिनियम जब पानी के साथ क्रिया करता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, याद रखिए, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जल के साथ विक्रिया, इनको भी आप याद करेंगे। अभी आपको मैंने बताया था वो क्रिया, अगर हम हाइड्रोजन गैस वाली देखें तो ये इसकी डायग्राम बनाई है, चित्र बनाया है। इस चित्र को देखिए ध्यान से। तो ये उसकी क्रिया दिखा रखी है, देखो ये जल से भीगा कांच तंतु है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसमें हम गैस ये देख रहे हैं कि धातुओं पर भाप की क्रिया क्या होती है। तो ये एक धातु लिया है हमने, यहाँ पे कोई भी धातु जैसे हमने भाप वाला लिया, यहाँ इसमें पानी से भीगा हुआ कांच तंतु रखा हुआ है, क्योंकि पानी ऐसे रखेंगे तो बह जाएगा। अब इसमें भिगोया हुआ है, जब हम नीचे ये बर्नर लगा रहे हैं तो क्या होगा, इसमें यहाँ से पानी भाप बन के जाएगा और इस धातु से क्रिया करेगा। धातु से क्रिया करने के बाद हमने पता है कि जब धातु से क्रिया करती है तो एक तो धातु का ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में उसमें से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो हमने यहाँ पे एक ये नली लगा दी ताकि गैस उड़ ना जाए, तो गैस सीधी जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ये पानी रखा हुआ है जिसमें बबल्स उठेंगे, जिसमें बुलबुले उठेंगे, मतलब गैस बन रही है कोई। इस गैस को हम चेक भी कर सकते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे, जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, जिसमें से पॉपकॉर्न जैसी पॉप साउंड आएगी। बाकी ये चीज़ें सेटअप हैं, स्टैंड रखा हुआ है ताकि इसको ये ट्यूब को पकड़ सकें, उल्टी ट्यूब रखी हुई है ये ट्यूब से सीधी गैस इसमें जाएगी। वो कौन सी गैस आपको बताया था, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो वो पानी के ऊपर आ जाएगी खाली जगह में।
और इसमें बुलबुले उठेंगे। जब भी आप फूंक मारो पानी में, आपको बुलबुले दिखाई सुनेंगे, वो क्योंकि गैस है जो गैस आप निकाल रहे हो मुंह से। तो ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आपके ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा था, उभय धर्मी ऑक्साइड। उभय मतलब दोनों, संस्कृत का वर्ड है, धर्मी मतलब दोनों तरह के गुण दिखाता है। कैसे? कुछ धातु के ऑक्साइड होते हैं, जैसे ये यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखा है, ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड ज़्यादातर क्या होते हैं, क्षारीय, तो सिर्फ वो अम्ल के साथ क्रिया करेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, ये क्षारीय है, इसको पानी में डालने पर ये क्षार बनाएगा। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड ऐसे हैं दो, जो अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं, जबकि क्षार को किससे क्रिया करनी चाहिए, सिर्फ अम्ल के साथ। क्षार क्षार के साथ क्रिया नहीं करेगी। लेकिन ये उभयधर्मी है, दोनों गुण दिखाते हैं। ये अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी, दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं। और अभिक्रिया करते हैं जब हम क्षार और लवण, अम्ल का हमेशा क्या बनता है, लवण और जल, सॉल्ट एंड वाटर। जो जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ऐसे हैं, जो एक उदाहरण दिया हुआ है, जिंक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड देखो, ये अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा। तो ये क्रिया करते हैं तो ये बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लवण है, प्लस जल। यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ, क्षार के साथ क्रिया करता है, तो ये बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस जल। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिखने की प्रैक्टिस करें, इनको याद करें। और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। दो ऐसे धातुओं के नाम बताओ या दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताओ, तो वो हैं, या पहचानने को बोलते हैं, तो Al2O3 और ZNO, जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। जिंक की, एल्यूमिनियम की रिएक्शन में से लिखी हुई है, जिंक की रिएक्शन आपकी किताब में भी लिखी हुई है, और आप प्रैक्टिस करके उसको लिख भी सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे जिंक का ऑक्साइड ZNO होगा, प्लस इसमें जब हम HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये बन जाएगा ZnCl2, प्लस इसमें निकलेगा क्या, आपका पहले ही देख रहे हो सब में क्या निकल रहा है, जल। अगर इसको बैलेंस करना है, इसको संतुलित करना है, तो आपको पता है यहाँ पे Cl 2 हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिए हमने, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 1, जिंक 1, तो ये बैलेंस हो गई। अब आपका आता है थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस के क्वेश्चन और भी हैं, जो अपने ऊपर देखा उनके प्रैक्टिस हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस का है। ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो ये आप इजीली बता सकते हैं, पारा ये धातु है, या मरकरी बोलते हैं इसको, इंग्लिश का नाम मरकरी, हिंदी में पारा। ये धातु द्रव है। अधातु भी आपने पढ़ी थी, तो अधातु कौन सी थी, वो थी ब्रोमीन, जो द्रव थी, क्योंकि बाकी सारी धातु क्या हैं, ठोस या फिर गैस। आघात, वर्ध और तन्यता का अर्थ बताया था। आघात मतलब चोट लगने पे बढ़ना, चोट लगने पे बढ़ने से क्या बनेगी, चादर। तो धातुओं को पीट पीट कर उनसे पतली पतली चादर बनाई जा सकती हैं, इसको बोलते हैं हम आघात वर्धनीयता। तन्यता क्या होती है, धातुओं को खींचकर उनसे पतली पतली तारें बनाई जा सकती हैं, जिसको हम तन्यता बोलते हैं। सोडियम और पोटाशियम के तेल के अंदर तेल के अंदर क्यों संग्रहित करते हैं, आपको बताया था। सोडियम पोटाशियम इतने तेज़ क्रिया करने वाले धातु हैं कि उनको अगर आप बाहर रख दोगे हवा में, तो एकदम से वो जल जाएंगे। पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो उनको उससे बचाने के लिए हम तेल में रखते हैं। कौन से तेल में, मिट्टी के तेल में। क्यों रखते हैं, अगर आप मिट्टी के तेल में जैसे रखोगे, मान लो ये मिट्टी के तेल में हमने सोडियम रखा हुआ है, तो क्या होगा, इसमें हवा नहीं एंटर कर सकती, तेल के अंदर हवा नहीं जाएगी। पानी में तो ऑक्सीजन होती है, पानी में रखोगे जल जाएगा, पर हवा, तेल होगा तो यहाँ पे अंदर ऑक्सीजन या वायु अंदर नहीं जाएगी। जब वायु नहीं आएगी तो वायु का संपर्क नहीं होगा, तो ये जलेंगे नहीं, तो इसलिए रखते हैं। ये आपको समझा दिया मैंने। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। दो ही उदाहरण आपको दिए गए हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक हेल्पफुल रहेगा वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह रेड कलर का जब आप इस लिंक पे जाएंगे, चैनल खुलेगा। ये वीडियो के नीचे एक चैनल का लिंक, चैनल भी है, चैनल में ये लिखा होगा सब्सक्राइब। तो इस बटन को, लाल कलर के बटन को दबा दीजिए। उसमें एक ऐसे बेल बनी होगी, बेल आइकॉन घंटी के शेप का बनेगा। जब इस घंटी को आप दबाएंगे तो आपको लिंक बार बार देखने की जरूरत नहीं है कि मैं लिंक आपको भेजूँ। आप इस घंटी को दबा देंगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, तो आपको दिख जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से, जब आपका टाइम मिले आपको, और जब आप देख सकते हैं, नेट फ़ोन आपके पास अवेलेबल हो, तो आप उसमें वीडियो देख के नोट्स बना सकते हैं। नोट्स ज़रूर बनाना और कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको और क्या समझना है।